फर्स्ट चार्ज ऑन असेट, सेक्शन 14 सबसेक्शन ए, स्पेशल लाइबिलिटीज का जो हम पढ़ रहे थे एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्ट में, उसमें सेक्शन 14 सबसेक्शन ए, दैट इज नोन एज फर्स्ट चार्ज ऑन असेट, ये हमारा कंटिन्यूएशन ऑफ टॉपिक है कि जहां पर एक कंपेंसेशन ग्रांट हुआ है एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉयर उसको कैसे पे करेगा। हमने इंसॉल्वेंसी भी देखी है, ठीक है, हमने मर्जर भी देखा, अगर कोई कंपनी दूसरे में ले रही है एमलगमेशन भी देखा। सारी कंडीशन में भी आप एक चीज याद रखेंगे कि यहाँ पर आपके जो एम्प्लॉई हैं उनके कंपेंसेशन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, ठीक है, उनके कंपेंसेशन से किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। दैट इज नोन एज फर्स्ट चार्ज ऑन असेट, ये उसका भी एक पार्ट है जहां पर अगर एम्प्लॉय को कंपेंसेशन देना है, आपकी कंपनी अब कैपेबल नहीं बची है, तो सबसे पहले इसके असेट्स को बेचा जाएगा टू पे द क्लेम ऑफ कंपेंसेशन, ठीक है। सो दिस सेक्शन 14 सबसेक्शन ए makes the payment of a compensation of first charge on a asset have been transferred by the employer provided that, देखिए provided that मतलब लॉ में एक चीज होती है unless provided that, वो जो आता है ना बट और लेकिन, जैसे कोई एक इंसान दूसरे इंसान से पैसे मांगता है तो बोलता है यार मैं तुम्हें दे तो दूं लेकिन, अब वो लेकिन का मतलब उसने जो बोला वो पूरा कॉन्ट्राडिक्टरी अब आगे का आएगा। लीगल लैंग्वेज में आप ये पढ़ेंगे, बट देन टू इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखिएगा। तो प्रोवाइडेड दैट जब भी लॉ में यूज होता है, दैट मीन्स जो भी सेक्शन बोला गया है, प्रोवाइडेड दैट आया तो आगे की कंडीशन शुरू हो गई। ओके, तो प्रोवाइडेड दैट द ट्रांसफर हैड बीन इफेक्टेड बिफोर any amount due as a compensation has been paid, and if the liability in respect of a payment of such compensation occurred prior to the date of transfer, इन दोनों चीजों में आपको जो कंपेंसेशन असेट से पे करना है वो पे करना नहीं पड़ेगा। The provision of this section applied not with understanding anything contained in any other law. अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है not with anything। अब इसमें नॉट विथ एनीथिंग में आता है कि जितनी चीजें आपकी चल रही, फॉर एग्जाम्पल आपके पास राइट टू लाइफ है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट उसके साथ में आता है प्रोवाइडेड बाय द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, या फिर एनीथिंग विच इज स्टेटेड नॉट विथ अंडरस्टैंडिंग, मीन्स जो भी बोला जा रहा है इसका सारे इफेक्ट बंद हो जाएंगे अगर कोई और लॉ चल रहा है। As we know, the Parent Act in India is Constitution of India. Okay. अब नेक्स्ट आता है हमारा स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द मास्टर एंड सीमैन। अब यहाँ पर सीमैन का मतलब होता है आपका जो सेलर होते हैं, ठीक है, उनको आप बोलते हैं सीमैन, ठीक है। तो यहाँ पर अब मास्टर और सीमैन के बीच क्या फर्क आता है वो देखिए। सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट प्रोवाइडेड दैट मास्टर इज द सेम डेफिनेशन, दैट इज द हेड ऑफ द फिशिंग कंपनी, दैट हेड ऑफ दैट बोट कंपनी, ही इज द मास्टर, and seaman is that the sailor, और उसमें आता है आपका क्रू मेंबर भी, क्योंकि अगर आपने कभी शिप पे गए होंगे तो आपने देखा होगा वहां पे दो तरीके के या तीन तरीके के बेसिकली स्टाफ होते हैं। एक स्टाफ होता है जो आपके सामने ही नहीं आता, दैट मीन्स जो
टेक्निकल वर्क होता है, जो एक्चुअल में जहाज को चलाते हैं, उस शिप को चलाते हैं, सबसे बेसमेंट में रहते हैं। इफ यू सीन अ मूवी टाइटैनिक, तो आपको 3 तरह के एम्प्लॉय वहां पे दिखाई दिए होंगे। एक जो सबसे ज्यादा बेसमेंट में, वो बड़ी बड़ी मशीन और कोल वगैरह चला के फायरिंग वगैरह करके काम करते हैं। दूसरा जो वहां पर रूम सर्विस वाले काम कर रहे हैं और सेलर्स हैं। और तीसरा आता है ऑफिसर स्टाफ। दे ऑल आर कम्स अंडर द क्रू ऑफ अ शिप। कैप्टन को लेकर थोड़ा बहुत डिस्प्यूट है। कुछ जगहों पे कैप्टन इज अ बॉस ऑफ अ शिप, तो वो एम्प्लॉयर में नहीं आता, लेकिन उसकी कैटेगरी अलग होती है। ठीक है, हाँ, लिख के इसीलिए देना पड़ता है क्योंकि मेरे स्टूडेंट कई बार कुछ अलग सोच लेते हैं। तो ऐसे चीजों में वी आर अंडर पेज नंबर 47। ऐसे चीजों में ये जो शिप में क्रूज होते हैं, वो क्रू को आप सीमैन बोलते हैं। ओके, तो सेक्शन 15 states that this act applies in a case of employees who are the master of a ship or seaman. मास्टर ऑफ अ शिप में आप किसको लेते हैं? जो उस कंपनी का, फिशिंग कंपनी का मालिक होगा, वो भी मास्टर, उसके पार्टनर। मास्टर का डेफिनेशन लगभग सब जगह सेम है। ठीक है, और यहाँ पर सर्वेंट में कौन आया? सीमैन। ठीक है, दिस एक्शन अप्लाइज only in a case of employees who are the master and seamen as defined above. So only section 15 की जितनी भी liabilities हैं, जितनी भी duties हैं, जितने भी obligation हैं, these are only related to the master seaman relationship. Okay, notice to whom be given? Notice of an accident and the claim for a compensation, क्योंकि as we know इंडस्ट्री एक जगह सेटअप होती है, तो वहां के लोकल कमिश्नर को, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को हमने अथॉरिटी दे रखी है जहां पे भी एक्सीडेंट होगा। बट सीमैन क्रूज शिप अगर सेल कर रहा है, सेल SAIL, SALE नहीं, सेल कर रहा है, ऐसी सूरत में एक्सीडेंट होता है तो वो कहाँ कंपेंसेशन मांगे? टाइटैनिक एक जगह से निकल के दूसरी जगह जा रहा है, आई थिंक इंग्लैंड से अमेरिका जा रहा था, मुझे पूरी तरह से पता नहीं है क्योंकि मैं नहीं था उस शिप पे। तो अब एक पॉइंट से निकल के दूसरे पॉइंट पे जा रहा है और बीच में उसका एक्सीडेंट हुआ, तो यहाँ पे ये मूविंग है। ऐसे में अगर इंजरी होती है, डेथ होती है, तो कंपेंसेशन कैसे? तो यहाँ पे कंपेंसेशन के लिए नोटिस जो आपको दी जाएगी वो आपको मास्टर को देनी पड़ेगी। क्योंकि मान लेते हैं अगर मास्टर भी उस शिप पे है और शिप का एक्सीडेंट हो जाता है, तो कंपनी तो उसकी जिंदा है ना, कॉर्पोरेट लायबिलिटी तो है, तो आप उनसे चार्ज करें, द डिपेंडेंट ऑफ अ शिप मेंबर। यहाँ पर वर्किंग कंडीशन नहीं आती, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे नहीं आता। रीजन उसके पीछे है क्योंकि वंस द सेलर हु बोर्डेड ऑन अ शिप, जब तक वो वापस लैंड नहीं हो जाता तब तक वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहता है। मर्चेंट नेवी में जिस दिन वो शिप पे चढ़ते हैं वापस उतरने तक, इसीलिए उनकी स्टाइपेंड भी अच्छी खासी होती है, उनकी कंटिन्यूअस सर्विस चलती है। ओके, नोटिस व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, notice of an accident is not required when the accident occurred on the board of the ship. शिप के ऊपर एक्सीडेंट हुआ, कोई नोटिस की जरूरत नहीं है। रीजन, वहां पे जितनी टेक्निकलिटीज हमने पहले देखी है वहां पे नहीं होगी, राइट। तो वहां पर आपके ये जो मास्टर है उन्हीं को पे करना है, जो भी डिसेबलमेंट होगा उन्हीं को पे करना है, क्योंकि कोर्स ऑफ बिजनेस चल रहा है। ओके, टाइम विद इन द क्लेम इज मेड, यहाँ पर विद इन द 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ
दैट डेथ है। और अगर आपने बर्मुडा ट्रायंगल का नाम सुना होगा, जहाँ पे अक्सर पानी के जहाज और एयरक्राफ्ट, आज भी एक मिस्टीरियस प्लेस है वो, द बर्मुडा ट्रायंगल। तो ऐसे में जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं, अगर उसकी डेथ हुई है तो विद इन 1 ईयर, अगर वो शिप खो गया है बर्मुडा ट्रायंगल, ऐसे में अब उसका पता नहीं है वो कहाँ है, कहाँ गया कहाँ नहीं गया, ऐसे में यू हैव टू वेट टिल 18 मंथ, मतलब 1.5 साल आपको रुकना पड़ेगा। एयरक्राफ्ट की मिस्ट्री भी हुई थी, बहुत सारी मिस्ट्रीज होती रहती हैं। अभी भी एक एयरक्राफ्ट हमारा खो गया था, हमारा मतलब किसी और कंट्री का, और वो 50-60 दिन गायब रहने के बाद अचानक उसका जो था वो दूसरी जगह पड़ा हुआ मिला। तो ऐसे में वी हैव टू वेट एक सफिशिएंट टाइम तक। जैसे अगर 7 साल तक कोई इंसान खोया हुआ है, मिल नहीं रहा है, तो यू हैव टू वेट टिल 7 ईयर। 7 साल तक उसकी कोई खबर नहीं आती, उसको किसी ने देखा नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसको किसी ने सुना नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, तो कोर्ट में जाके आप उसको मरा हुआ डिक्लेयर करवा सकते हैं। प्रोविजन है उसके लिए, डाइवोर्स के लिए भी वो प्रोविजन है। ओके, तो ये सारी चीजें आपकी उसमें कंटिन्यू होती है। अब इसमें आता है कमिश्नर डिस्क्रिप्शन। The commissioner is entitled to entertain a claim for compensation in any case, despite the fact that the claim had not been paid within the time specific above. Same चीज है, कमिश्नर की पावर सेम है जो अभी तक हमने पहले देखी। फेलियर टू गिव नोटिस में भी सेम है, डिनायल ऑफ कंपेंसेशन में भी सेम है। तो इट्स ऑल अंडर द डिस्क्रिशनरी पावर, नो नीड फॉर अ फर्दर डिस्कशन ऑन दिस पॉइंट। फिर उसके बाद आते हैं स्पेशल प्रोविजन, पॉइंट एफ, पेज नंबर 49। स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द कैप्टन्स एंड अदर मेंबर ऑफ अ क्रू ऑफ एयरक्राफ्ट। मैंने आपको बताया ना, ये एम्प्लॉयज तो नहीं होते, लेकिन होते एम्प्लॉयज ही हैं। इनके लिए प्रोविजंस अलग बनाए जाते हैं, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है ये फ्लाई कर रहा है, या आपका जो क्रू है, जो जेट है, ये आपका फ्लाई कर रहा है, ऐसी चीजों में वो कैप्टन उसका मेन होता है, ही इज एक्टिंग एज अ मास्टर। तो उनके लिए क्या प्रोविजन है, अगर उनको कोई इंजरी होती है तो उसके लिए सेक्शन 15A दिया गया है, that it is provided that the provision of the act are applied to the workmen who are captains or other members of a crew or aircraft, subject to the following modification. The notice of an accident and claim of a compensation may be served on a captain of the aircraft as he was the employer. मैंने आपसे कहा कि आप जब इसमें जाएंगे तो वहां पर उनके पास भी एक रजिस्टर मेंटेन होता है कि शिप पे जो 1 महीने की उनकी जो सेलिंग हुई, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, इवन छोटी छोटी बातें भी रजिस्टर की जाती है। वो क्यों की जाती है, उसके पीछे का रीजन यही है कि क्या चल रहा है उसका मिनट बुक उनके पास तैयार है। तो सेम प्रोविजन है कि जैसे यहाँ पर इंडस्ट्री में आपके पास नोटिस रजिस्टर होता है, ऐसे ही एयरक्राफ्ट में भी होता है और आपका इस बोर्ड पे भी होता है। ठीक है। However, such person, the notice of accident एयरक्राफ्ट के जो एम्प्लॉयर है, दैट मीन्स कैप्टन को दिया जाएगा। इफ द पर्सन इंजर्ड हिमसेल्फ इज अ कैप्टन, अगर वो खुद ही इंजर्ड हो जाता है तो खुद को नोटिस देने की जरूरत नहीं है। ओके, सच नोटिस इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी इन अ डिसेबलमेंट। डिसेबलमेंट के लिए भी कैप्टन के लिए नोटिस प्रोविजन नहीं है। और इन केस ऑफ डेथ,
जो फर्स्ट ऑफिसर होता है, जिसको आप फर्स्ट मैन भी बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेज यूज होती है, तो जो भी उस समय के सिचुएशन के हिसाब से शिप पे यूज हो रही है, ठीक है, वो फर्स्ट मेट ऑफिसर को भी आफ्टर द डेथ और एनी डिसेबलमेंट, बीच रास्ते में हुई, द शिप इज सेलिंग, ऐसे में वो फर्स्ट मेट ऑफिसर विल ट्रीट हिमसेल्फ एज अ एम्प्लॉयर डीम्ड होता है, और आगे के प्रोविजन सारे उस पे लग जाएंगे। उसके बाद आता है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द वर्कमैन अब्रॉड ऑफ अ कंपनीज एंड मोटर व्हीकल। अब आप कहीं पे बाहर काम कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे अगर आपको कोई इंजरीज हो जाती है तो उसके लिए क्या प्रोविजन, क्योंकि यहाँ से एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज आपको भेजती है। ओके, सो दैट एक्ट अप्लाइज to the employees recruited by the company registered in India but employed as an employee abroad and person to send a work abroad with the motor vehicle registration in India as a driver, helper, mechanics, cleaner, etc. Means ये एक्ट किन पे एप्लीकेबल है, जो कंपनी सिचुएटेड इन इंडिया है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अदर कंट्री में भेज रही हैं आपको, तो ये एक्ट उन पे एप्लीकेबल है। यहाँ पे नोटिस ऑफ एक्सीडेंट, क्लेम ऑफ कंपेंसेशन ओनर को दिया जाएगा, क्योंकि वहां पे भी अब्रॉड में वो लोकल कमिश्नर का कोई लेना देना नहीं, ठीक है, और अगर डेथ होती है तो 1 ईयर का प्रोविजन। सो बोथ प्रोविजंस आर सेम। नाउ कमिंग टू द चैप्टर 6, कमिश्नर ऑफ एम्प्लॉयज कंपेंसेशन। इस कमिश्नर्स के बारे में हमने इतना सुना, अब उनकी वर्किंग क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, इस पे हम ध्यान देंगे। सबसे पहले रेफरेंस टू द कमिश्नर, जैसा हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में देखा है, इफ एनी डिस्प्यूट इज अरोज बिटवीन द पार्टीज, ओके, देन इन दैट कंडीशन there is no any chance of a settlement between the parties. त्यांच्यामध्ये काय चाललेलं आहे ते त्यांची आपसाची सहमत जुळत नाही, असा झाल्यानंतर आपण कुठे जाऊ, जे आयुक्त अपॉइंटमेंट केलेले आहेत कन्सर्न गव्हर्नमेंटने, त्यांच्याकडे भाग असतं, अतिरिक्त भाग पण म्हणू शकतो आपण, जर छोटा मोठा जिल्हा आहे तर, आणि तिथे जाऊन जशा प्रकारे आपण इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऍक्ट मध्ये बघितलं, सेम प्रोसिजर इथे पण फॉलो करायचं आहे। म्हणजे जे काही प्रोसिडिंगचा भाग आहे तुमचा, ते सेम रायटिंग मध्ये तुम्ही तुमची कंप्लेंट सादर करा, आयुक्त समोरची पार्टीला, इथे समोरची पार्टी म्हणजे कोण, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयरला नोटीस इश्यू करेल 30 दिवसाचा टाइम, त्यानंतर एम्प्लॉयर जो मालक आहे, मालक कोणीही असू शकतो, मालक स्वतः, त्याचा कोणीही रिप्रेझेंटेटिव्ह, त्याचा कोणीही हक्क वारसदार, कोणीही असू शकतो, आणि त्याने जर क्लेम होकार दिली तर डिस्प्यूटचा कोणीही कारण नाही, पण जर त्याने नकार दिल्यानंतर प्रोसिडिंगचा भाग स्टार्ट होणार, आणि याच्यामध्ये सार्वभौमिक अधिकार आयुक्तांना दिलेला आहे, कळलं? दिस इज द प्रोसीडिंग ऑफ अ कमिश्नर, जहां पर कमिश्नर आपकी चीजों को सुनेगा, उसके पास कंप्लेंट आप राइटिंग में देंगे, ओरल कंप्लेंट यहाँ पे भी एडमिसिबल नहीं है, राइटिंग में कंप्लेंट दीजिए, राइटिंग में कंप्लेंट देने के बाद आपकी प्रोसेस शुरू होगी। इफ द पार्टीज टू द डिस्प्यूट आर नॉट कम्स ऑन अ वन टेबल विथ अ सिंगल थॉट, ओके, दैट विल डिस्कस दैट रेफरेंस टू द कमिश्नर सेक्शन 79।
under section 19 subsection 1, the commissioner who has appointed under the act by the state government has the power to settle any question which has not been settled by the parties through the agreements. अगर पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है और मैटर सेटल नहीं हो पा रहा है पार्टीज के बीच में, ऐसे कंडीशन में कमिश्नर को पावर दी जाती है जहां पर वो आपके डिस्प्यूट को कवर करता है और सेटल कराने की कोशिश करता है। क्योंकि एज वी सीन अर्लियर, मैंने आपको सेम बताया है, डोंट गेट कंफ्यूज, द पावर ऑफ अ कमिश्नर इज सेम एज वी डिस्कस्ड अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ओके, क्योंकि वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में ही आता है। आप पैसे मांग रहे हैं, सामने वाला नहीं दे रहा है, तो डिस्प्यूट ही होगा और उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए वो लेबर कमिश्नर के पास ही जाएगा। ओके, so as the liability of any person to pay compensation, including a question whether as injured person is or not as an employee, एक्सीडेंट हुआ है तो सबसे पहले वो चेक करेगा कि क्या वो एम्प्लॉय भी है या नहीं, और है तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ या नहीं, वो भी है तो कितना कंपेंसेशन देना चाहिए और कब तक देना चाहिए। अगर टेम्परेरी डिसेबलमेंट है तो ओके, तो ऐसे में सारे मैटर्स कमिश्नर के पास जाएंगे। अगर कमिश्नर फेल टू सेटल दैट डिस्प्यूट, ऐसे में वो मैटर को रेफर कर देगा टू द कंसर्न लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल। बट यहां पे भी एक चीज याद रखिएगा, दैट अंडर सेक्शन 19 सबसेक्शन 2, the jurisdiction of a Supreme Court is that jurisdiction of a civil court is barred in this matter. तो मैटर जो भी रिलेटेड हैं वो मैटर आपको करने पड़ेंगे और वो मैटर आपको लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में ही जाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। ओके, चलिए, तो ऐसे में अगर कई लोग होते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, कि लेबर कमिश्नर में जाना है, नहीं नहीं हम ना सिविल कोर्ट में चलेंगे, वहां पे इफेक्टिवली हमको मिलेगा, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। फॉर एग्जांपल, जैसे कुछ बदमाश बच्चे होते हैं, पढ़ाई चल रही है, चलो बंक मारते हैं, ये आउट ऑफ जुरिडिक्शन जाने का काम, ये एडमिसिबल नहीं है। ओके, वही चीज वहां पे होती है, ठीक है, कि लेबर कमिश्नर का जुरिडिक्शन है। गॉट माय पॉइंट? लेबर कोड के जुरिडिक्शन को सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 बार करता है कि सिविल कोड का जुरिडिक्शन हो। तो बेटर है कि आपको जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है आप उस पे फोकस करिए। जैसे स्टूडेंट्स के लिए बोला जाता है कि भैया अभी आप फोकस करेंगे अपनी स्टडी पे, आपका एक्साइटमेंट है, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं, वो एक्साइटमेंट बाद में, अभी आप फोकस कर रहे हैं जो आपके सामने है। लॉ इसको परमिट नहीं करता। गॉट माय पॉइंट? तो ऐसे जो डिस्ट्रैक्शन पैदा करते हैं, ऐसे ही ये झोला छाप वकील भी आपको मिलते हैं जिनको लॉ के बारे में पता नहीं होता कि कब क्या करना है, क्योंकि लेक्चर पे ध्यान तो होता नहीं है, राइट? तो ये कंडीशन में वो आपको सजेस्ट करते हैं कि नहीं नहीं सिविल कोर्ट चलेंगे, और वहां पे जुरिडिक्शन आपका नहीं बनता। तो इट इज बार्ड अंडर सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 with the two condition that settlement decision dealing with any question which is by or under this act are required to be settled, dealt or decided by the commissioner. अगर ये पावर कमिश्नर की है
ठीक है, तो कमिश्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है एज आई टोल्ड यू अर्लियर, तो वो आउट ऑफ वे जाके बात कर सकता है, एक वर्ड को अलग मीनिंग में दे सकता है, बट पार्टीज नहीं। डिस्क्रिशनरी पावर मैंने आपको एम्प्लॉयर की नहीं पढ़ाई है, एम्प्लॉय की नहीं पढ़ाई है, डिस्क्रिशनरी पावर सिर्फ कमिश्नर के पास है। तो कमिश्नर कैन, बट आप नहीं। डोंट रेज अ क्वेश्चन ऑन कमिश्नर की दैट लुक हु इज टॉकिंग, नो, यू आर नॉट सपोज टू रेज अ क्वेश्चन। आई बात समझ में? तो ऐसे कंडीशन में आपको ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। और द इन्फोर्समेंट ऑफ अ लायबिलिटी incurred under this act. Thus, once the employee has elected to avail the forum and provision of an act, civil court jurisdiction is barred. Got my point? क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था एज पर सेक्शन 10 रेस्ट सब जुडिस होता है, सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी, जहां पर एक जगह अगर मैटर चल रहा है तो दूसरी जगह आप ये नहीं कर सकते कि अगर एक कोर्ट में आपका मैटर चल रहा है दूसरे में आप लगे हुए तो वहां पे आपके कपड़े उतरने वाले हैं, क्योंकि फोकस ऑन योर फर्स्ट मैटर। अदर मैटर में भागेंगे तो प्रॉब्लम होगी ही, क्योंकि जो जज बैठा है, जो कंसिलिएशन ऑफिसर बैठा है, जो कमिश्नर बैठा है, उसके पास पावर है, राइट, इररिलेवेंट ऑफ योर पर्सनल रिलेशन। वो तो यही चाहेगा कि फोकस ऑन योर मैटर्स, राइट, तो वो कपड़े उतारेगा ही, मजबूरी है उसकी। तो ऐसे सिचुएशन में आपको जो जुरिडिक्शन दिया है, बेटर है कि टू फोकस ऑन द सेम जुरिडिक्शन, डू नॉट यूज एनी अल्ट्रा वायरस पावर। गॉट माय पॉइंट? अब इसके बाद हम आते हैं सीधे नेक्स्ट, आपके टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमिश्नर। सिंपल सा है, एज वी नो appointment of a commissioner, the commissioner is appointed by the appropriate government. Appropriate government may be the central government or state government, by issuing of a notification in official gazette. Be careful, be careful। नहीं, कमिश्नर अगर ये चीजें आपकी रिजेक्ट करता है तो वो भड़कता नहीं है, वो सिर्फ अपने काम से काम रख रहा है, वो आपके किसी भी चीज में अलग वे में नहीं आता है। इवन ही इज ऑल्सो इंटरेस्टेड, ठीक है, कि मैटर उसके यहीं पे सॉल्व हो, ओके, बट रिपीट नहीं कर सकता। जैसे अगर मैंने किसी की कपड़े उतार दिए तो आप वापस क्या उतारोगे? तो रिपीटेटिव ऑफ एक्शन अगर आपका आता है तो यहाँ पे आता है रेस सब जुडिस, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में डबल जियो पार्टी बोलते हैं, कि वन शुड नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर अ सेम एक्शन। आप दोबारा नहीं कर सकते, राइट? चलिए, तो यहाँ पर लेबर कमिश्नर अपॉइंट कौन कर रहा है? यहाँ पे लेबर कमिश्नर अपॉइंट करती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय इशूइंग अ नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, ओके, और आपका लेबर कमिश्नर अपॉइंट हो जाता है, ओके। वेन्यू ऑफ अ प्रोसीडिंग, वेन्यू ऑफ अ प्रोसीडिंग इज द सेम, कहां पर? या तो उसके ऑफिस में, या फिर कंपनी के ऑफिस में, या ऐसी प्लेस जो इंडिपेंडेंट हो। शिप और एयरक्राफ्ट अगर है तो उनका जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वहां पर, राइट। तो कहां पे ये मैटर चलेंगे? तो डिपेंड एंड सुटेबिलिटी, यहाँ पे फिर से कमिश्नर की पावर एज वेल एज एम्प्लॉइज के बीच का तालमेल, पार्टीज टू द डिस्प्यूट के बीच का तालमेल, ये इंपॉर्टेंट होता है। इनके लिए कोई एक प्रॉपर कोर्ट रूम नहीं होता, जहां मिल जाएगा वहीं शुरू हो जाएंगे, बट अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ओके। तो वेन्यू ऑफ अ प्रोसीडिंग इज द सेम, कि व्हेन अ अप्रोप्रिएट प्लेस is finded by the parties to the dispute, then वहां पे कोई भी इशू उनको नहीं होता,
ओके, और बताने के बाद भी अगर ये चीज आप करते हैं तो आप ढक्कन कि देयर इज नो एनी personal concern of a commissioner related to the matters of a dispute between the parties. तो कमिश्नर क्यों भड़केगा? कमिश्नर मना भी कर रहा है फिर भी आप पूछेंगे सीरियसली, तो भैया फिर आप ढक्कन ही है जो आप सुनते नहीं है। भगवान ने दो कान दे रखे, खाली मास्क और चश्मा पहनने के लिए नहीं, सुनने के लिए भी। सुनिए भी उसको। कमिश्नर की नहीं सुनो तो कम से कम मेरी सुन लो जो मैं सिखा रहा हूं, ताकि आगे काम आएगा। एक बार बोला तो उसको वही चीज, लॉ में डेविएशन नहीं होता, लॉ में इंटरप्रिटेशन होता है, याद रखिएगा। अभी जैसे मैं आपसे इंडस्ट्री का डेफिनेशन पूछूं तो हर आदमी अपने हिसाब से, अगर मैं बोलूं अपने वर्ड्स में, रट्टू पोपट के जैसा तो आप पटर 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 बोल देंगे जिसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ना आपको ना मुझे। लेकिन आपसे एक्सप्लेनेशन मांगू तो 120 के 120 अपने अपने एक्सप्लेनेशन देंगे। रीजन, द इंटरप्रिटेशन मैटर्स। गॉट माय पॉइंट? तो लॉ रिजिड है लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन वाइडर होता है। ओके, चलिए। Form and occasion of a application, it's same, it should be written. Whatever the dispute, it should be mentioned. Same जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में था, तो नो नीड ऑफ एनी रिपीटेशन। सेक्शन 22 कंटेंट क्या होगा, उस कैसे वो एप्लीकेशन मूव की जाएगी, क्या उसके प्रोसीजर्स होंगे। So again I am commenting the power, appearance, procedure, these all are same as Industrial Dispute Act. So just go and again watch that lectures. और ये सेम है, इसमें कहीं पे भी आपका अलग नहीं दिया हुआ है। रीजन, ऑपरेटिव लॉ, सब्सटेंशियल लॉ ये सेम है, और इनका प्रोसीजरल लॉ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो प्रोसीजर दिया हुआ है वही प्रोसीजर इसमें भी है। गॉट माय पॉइंट? सो दिस इज योर एम्प्लॉइज कंपेंसेशन एक्ट, जिसमें द पावर एंड प्रोसीजर ऑफ अ कमिश्नर मेंशन है। गॉट माय पॉइंट? सो कहीं पे भी आपका जरा सा भी डेविएशन नहीं है, लिटिल बिट है बट ऑब्वियसली बुक है, but the procedure and power, the deposit of amount, these all are same. Okay, but you have to read. Okay, now come to the chapter 7, rules, page number 65. Rules. State government's power to make rule, section 32 to section 36. But obvious है, legislation अगर लोकल स्टेट गवर्नमेंट का है तो रूल भी स्टेट गवर्नमेंट ही बना के देगी। ओके, so section 32 confers the power on a state government to make a rule to carry out the purpose of an act in a particular or without prejudice to the generality of the above. Such rules may be provided for all or any of the following matters. किन किन मैटर्स में स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाती है? फॉर प्रिस्क्राइबिंग द इंटरवल्स एट व्हिच द कंडीशन सब्जेक्ट टू व्हिच एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू मे बी मेड। तो जो प्रोसीजर्स हैं लॉ, क्योंकि कोर्ट, ट्राइब्यूनल, कॉस्टली जुडिशियल ये गवर्न या रन करता है ऑन द बेसिस ऑफ अ रूल्स एंड लॉज मेड बाय द लेजिस्लेशन। तो यहां पर भी वही है, रिव्यू करना है, रिव्यू, रिवीजन, अपील, ये तीनों डिफरेंट पार्ट होते हैं। रिव्यू होता है जब वही कोर्ट अपने ही डिसीजन को वापस सुने, सेम जज बेसिकली माने जाते हैं या सेम जुरिडिक्शन माना जाता है, द जजेस हैविंग द सेम पावर। रिवीजन अपर कोर्ट और अपील अपर कोर्ट। रिवीजन में फैक्ट चेक होते हैं, अपील में लॉ पॉइंट होता है।
आप जब सीपीसी इसमें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, या लीगल लैंग्वेज में भी आपको डेफिनेशन पार्ट में ये सारी चीजें मिलेंगी। अपील, रिव्यू और रिवीजन, प्लीडिंग पढ़ते समय इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लीगल लैंग्वेज इज योर वाइटल सब्जेक्ट। लीगल लैंग्वेज अच्छे से समझ में आ गई तो बाकी प्रोफेसर्स आपको क्या पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में अपने आप आ जाएगा। तो डू फोकस ऑन योर लीगल लैंग्वेज। For prescribing the interval at which the condition subject to which employer may require to submit himself for a medical examination. मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, प्रोसीजर्स क्या है, पावर्स क्या है। ओके, वही चीज यहाँ पर करनी है, क्योंकि अगर वो हाफ पेमेंट आपको दे रहा है डिसेबलमेंट के बाद भी, एम्प्लॉयर इज पेइंग यू हाफ पेमेंट, इन दैट सिचुएशन द एम्प्लॉयर हैज अ फुल राइट to get the medical examination from his medical practitioner. एम्प्लॉय का वो मेडिकल एग्जामिनेशन कराएगा क्योंकि आपको घर बैठा के वो पैसे दे रहा है। ओके, और ऐसे में एम्प्लॉय डिनाई नहीं कर सकता फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, बट उसके लिए भी रूल है। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे पहले बोला कि भैया वर्ली में पहुंच जाना, मेडिकल एग्जामिनेशन है आपका 2 घंटे के लिए, तो उसके पास कार नहीं है कि वो निकला और पहुंच गया, टाइम लगेगा पहुंचने में। ओला वाले से लड़ाई हो जाएगी, ओला वाला आपका बुकिंग कैंसिल कर देगा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। फिर अदर वे में शुरू करते हैं, किसी और की हेल्प लेना जिसको सामने वाला पसंद भी नहीं करता, तो ये सारे हथकंडे अपनाते हैं, तो होता है। तो ऐसे में रूल दिए जाते हैं, टाइम दिया जाता है। अभी जैसे मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दिया, असाइनमेंट देते मैंने ये नहीं बोला कि मुझे आज शाम तक ही चाहिए, नो, एप्रोप्रिएट रीजनेबल टाइम चाहिए। अगर इफेक्टिवली काम चाहिए तो समय लगता है हर चीज में। ओके, वही चीज यहाँ पर भी रूल बनाए जाते हैं। For prescribing the procedure to be followed by the commissioner in a disposal of a case under this act and by the parties in such cases. और भी रूल्स अगर एडिशनल बनाने की जरूरत है तो उसमें भी बनाना पड़ता है। तो ऐसे में जितने भी रूल बनते हैं ये सारा का सारा आपको स्टेट गवर्नमेंट बना के देती है। स्टेट गवर्नमेंट के अलावा किसी के पास पावर नहीं है। तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट को आप ये नहीं बोल सकते कि क्यों, पावर है भाई, उसके बाद अथॉरिटी ली है उसने आपकी, तो स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा रूल्स क्या होंगे। ठीक है, तो अब आप स्टेट गवर्नमेंट को जो भी बोलना चाहें आप बोल सकते हैं, बस ही इज हैविंग द अथॉरिटी। ओके, चलिए फिर आता है फॉर रेगुलेटिंग द ट्रांसफर of a matters and cases from one commissioner to another and transfer of money in such cases. वर्कमैन कंपेंसेशन में हमने देखा कि एडवांस पेमेंट कर देता है कई बार कमिश्नर के पास एम्प्लॉयर। ठीक है, अब एडवांस पेमेंट किया तो अथॉरिटी आप ले सकते हैं। ठीक है, एक कमिश्नर से उठा के दूसरे को दे दी जाती, तब वो कमिश्नर दखलंदाजी नहीं करेगा, तब उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने मैटर में वो दूसरों को बोलने नहीं देगा। तो अगर आप चाहें अथॉरिटी ले लीजिए, फिर कोई इश्यू नहीं है, आप मैटर को ट्रांसफर करा लीजिए। तो वंस द मैटर इज ट्रांसफर फ्रॉम वन कमिश्नर टू अनदर, ऐसे में जो प्रीवियस कमिश्नर है उसका सारा जुरिडिक्शन, उसकी सारी अथॉरिटी खत्म हो जाएगी और उसके पास कोई अधिकार भी नहीं है। आप ये नहीं बोलेंगे नहीं आपको अपोज करना चाहिए था, आपको रोकना चाहिए था, वो नहीं रोक सकता, क्योंकि उसकी ड्यूटी उसको रोकती है, उसकी मोरालिटी उसको रोकती है। वो फोर्सली कोई भी प्रोसीडिंग या कोई भी मैटर्स अपने पास नहीं रख सकता। इट इज द विल एंड विश ऑफ द पार्टी। ओके, तो अगर आपका वो मैटर आप ट्रांसफर कर देते हैं, then such authority has no power to comment on a same. बट अगर उसके पास है
तो डेफिनेटली वो कमेंट भी करेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन भी चलाएगा और रोकेगा भी। ओके, चलिए। For prescribing manner in which the money in the hands of a commissioner may be invested for a benefit of a department of deceased employee. ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि ये कमिश्नर के पास जो पेमेंट आती है उसका वो अपोर्शनमेंट कैसे करेगा, जो उनके डिपेंडेंट्स है उनमें कैसे बांटेगा। ये सारा का सारा पावर कमिश्नर का है, लेकिन उसके लिए रूल गवर्नमेंट बनाती है। For a representation in a proceeding before the commissioner of parties who are minors are unable to make an appearance. Minors के बारे में हमने डिपेंडेंट से देखा है, अपॉइंट करेगा। The prescribing form and manner in which the memorandum of agreement should be presented. ये भी तो जितने पावर्स ऑफ अ कमिश्नर हैं, अगर हम इनको नटशेल में बात करें, मेडिकल एग्जामिनेशन से लेके कमिश्नर के प्रोसीजर तक, ये कौन डिसाइड करेगा? ये रूल्स बनाएगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट और उसके अकॉर्डिंग ये गवर्न। तो जितने भी यहाँ पे आपको आर तक पॉइंट दिए हुए हैं, ये सारे के सारे पावर्स और प्रोसीडिंग्स हैं, ठीक है। और अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो ट्रांसफर का कोई बात ही नहीं उठती है। ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग तभी होगी जब आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो ऐसे में वो कमिश्नर कभी भी, याद रखिएगा, वो कमिश्नर कभी भी अपना ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि क्लियर होगा इफ द मैटर इज ट्रांसफर्ड दैट मीन्स ही इज इनकैपेबल, और वो अपना एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, ठीक है। तो इट्स डिपेंड कि वो अपना काम सेटिस्फैक्टरी कर रहा है और सामने वाले को वो फील हो जाए। फील हो जाएगा तो कभी वो मैटर दूर नहीं जाता। ओके, ये सारे रूल्स कौन बनाता है? ये सारे रूल्स आपकी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनाती है। इसमें स्टेटमेंट कैसे लेना है, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, 30 डेज का टाइम देना, ये कमिश्नर नहीं देता। ये 30 डेज का टाइम एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने रूल बनाया, वो उसको फॉलो कर रहा है खाली। ओके, जो कि मैंने बताया था, द रूल्स विच आर मेड बाय द लेजिस्लेशन, उसको फॉलो कौन करता है, उसको इम्प्लाइड कौन करता है? एग्जीक्यूटिव बॉडी। मर्डर करने के लिए सेक्शन 302 पनिशमेंट है, बट वो पनिशमेंट दिलवाने के लिए उस एक्यूज को अरेस्ट करके कोर्ट के सामने लाना एग्जीक्यूटिव का काम है, पुलिस का काम है। उसमें डिसीजन देगा कोर्ट। Got my point? So these all rules are made by the appropriate government, जिसको पब्लिकेशन अंडर सेक्शन 34 किया जाता है। जो भी रूल्स बनाए जा रहे हैं आपके, इसको पब्लिकेशन करना भी जरूरी है इन ऑफिशियल गैजेट। रीजन बिहाइंड दैट कि आप कोई भी रूल्स बनाते हैं, सामने वालों को मालूम तो पड़े। राइटिंग में रूल ही नहीं है, कोडिफाइड अगर नहीं है कोई भी चीज, तो मैटर आगे बढ़ेगा ही नहीं। आपको असाइनमेंट दिया गया कैसे बनाना है, अगर ये राइटिंग में नहीं है तो हर आदमी अपने हिसाब से बना देगा। तो हाउ टू अप्लाई, इसको आपको देखने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। रूल्स बनाने के बाद अंडर सेक्शन 34 इनको पब्लिकेशन करना भी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर ऑफ मनी एज वी डिस्कस्ड, रूल 35 सेक्शन 35। ट्रांसफर ऑफ मनी कैसे होता है? कमिश्नर के पास जो भी पेमेंट है कैसे वो अपॉर्शनमेंट करेगा, वो हमने डिपेंडेंट में देखा। और रूल्स प्लेस बिफोर द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के सामने ये रूल्स रखे जाते हैं, क्योंकि अवर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर अवर कॉन्स्टिट्यूशन, अवर सिस्टम इज क्वाजी फेडरल। ओके, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर है। स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी चीज करेगी तो पार्लियामेंट के सामने रखेगी, लाइंग ऑन टेबल जिसको बोलते हैं। ओके, और वहां पर ये विद इन 30 डेज में पास होना चाहिए, अलग अलग सेशन में। सेशन हर जगह इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो लाइंग ऑन टेबल लीजिए, सेशन परफॉर्म करिए, थोड़ा रिलैक्स करिए, दूसरे सदन में आने दीजिए, उसके बाद फिर वही करिए। अपर हाउस से लोअर हाउस या लोअर हाउस से अपर हाउस, राज्यसभा से लोकसभा या लोकसभा से राज्यसभा, बिल एक्ट कैसे बनता है ये मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर में बताया। ओके, so this is the end of your employees compensation act.